ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 981, कब्र से बाहर निकलना, भाग 5। क्लैंग 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 क्लैंग, बूम बूम बूम। धातु से टकराने की आवाज़ सितारों और आकाशगंगाओं से भरे अंतरिक्ष में गूंज उठी। उसके बाद जोरदार विस्फोट हुए जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया, क्योंकि सितारे सुपरनोवा में बदल गए और ग्रह शक्तिशाली हथियारों की टक्कर के कारण सभी दिशाओं में फैलने वाले शॉकवेव के प्रभाव में धूल में बदल गए। अचानक जो लोग लड़ रहे थे उन्हें कुछ महसूस हुआ और धातु से टकराने की आवाज़ बंद हो गई, क्योंकि एक विशाल बैंगनी रंग की आंख जिसने पूरे ब्रह्मांड को कवर किया था, विशाल अंतरिक्ष में दिखाई दी, जो सभी को उदासीनता से देख रही थी। आपको हार मान लेनी चाहिए, एक आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज उठी, क्योंकि विशाल बैंगनी आंख चमक उठी और पूरे ब्रह्मांड पर एक शक्तिशाली दबाव पड़ा। आंख से आने वाली आवाज़ अजीब थी और उसका लिंग नहीं पहचाना जा सका। कंधे तक काले बाल, काली आंखें और तीखे नुकीले कान वाले एक आदमी ने ठंडी आंखों से बैंगनी आंख को देखा और यह सुनकर कुछ नहीं बोला। उस आदमी का शरीर चोटों से भरा हुआ था और उसके घावों से खून टूटे हुए बांध की तरह बह रहा था, लेकिन इतने ज्यादा खून की कमी के बावजूद उस आदमी की अभिव्यक्ति उदासीन बनी रही, क्योंकि उसके चारों ओर रोशनी की सुनहरी चमक उसे उसकी चोटों से उबरने में मदद कर रही थी। तुम संतुलन तोड़ने पर क्यों तुले हुए हो? तुम जानते हो कि भले ही तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम हम सबका अकेले सामना नहीं कर सकते। निराशा से भरी एक और आवाज़ सुनाई दी। पिछली आवाज़ के विपरीत, जिसका लिंग नहीं पहचाना जा सका, यह आवाज़ स्पष्ट रूप से पुरुष की थी। काली आंखों और तीखे नुकीले कानों वाले आदमी ने विशाल आंख को देखना बंद कर दिया और उसकी आंखें उसके सामने आ गईं, जहां 4 आकृतियां खड़ी थीं। उन चारों की आकृतियां कोहरे के घूंघट से घिरी हुई थीं, इसलिए उनकी शक्लें नहीं देखी जा सकती थीं, लेकिन उनकी आभा की तीव्रता उस आदमी के शरीर से आने वाली आभा से मेल खा रही थी। यह जरूरी है, तीखे नुकीले कानों वाले आदमी ने अपने चेहरे पर कोई भाव दिखाए बिना कहा और अपने हाथ में पकड़े हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आदमी ने जो हथियार पकड़ा हुआ था वह एक काली आभा में लिपटा हुआ था, और भले ही कोई भी उसका रूप नहीं देख सकता था, लेकिन हर कोई उससे आने वाली एक भयानक आभा को महसूस कर सकता था। अब इस आदमी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूंकि वह ऐसा करने पर आमादा है, इसलिए हमें उसे पकड़ लेना चाहिए और कुछ मिलियन सालों के लिए उसे सील कर देना चाहिए, जब तक कि उसका दिमाग सही जगह पर वापस ना आ जाए। एक दुष्टता से भरी भयावह आवाज़ सुनाई दी और घृणा से भरी आभा ने ब्रह्मांड को ढक लिया, क्योंकि चारों आकृतियों में से एक ने तीखे नुकीले कानों वाले आदमी की ओर भागने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि आकृति आगे बढ़ पाती, एक ठंडी महिला की आवाज़ सुनाई दी और आदमी रुक गया। तुम उसे अकेले नहीं रोक पाओगे, इसलिए एक परेशान करने वाली कुतिया की तरह व्यवहार करना बंद करो और बस यहीं रुको। ब्रह्मांड में भरी भयावह आभा तीव्र हो गई, लेकिन पहले बोलने वाली महिला आकृति इससे बेपरवाह रही। तुम एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? हमें उसे जल्द से जल्द पकड़कर सील कर देना चाहिए ताकि हम वापस जा सकें। आखिरी आकृति नींद भरी आवाज़ में बोली, और एक जम्हाई की आवाज़ ने जगह भर दी, जैसे कि वह सोना चाहता हो। क्या तुम वाकई जारी रखना चाहते हो? बैंगनी आंख की भावहीन आवाज़ एक बार फिर पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, क्योंकि वह तीखे नुकीले कानों वाले आदमी को उदासीनता से देख रही थी। तुम अकेले उन चारों से नहीं लड़ पाओगे, और मेरे यहाँ मौजूद होने के कारण तुम्हारे बच निकलने की कोई संभावना नहीं है। मैं एक बार फिर सुझाव देता हूं कि आप मुझे जवाब देने से पहले ध्यान से सोचें। तीखे नुकीले कानों वाले आदमी ने बैंगनी आंख की आवाज़ सुनकर तुरंत जवाब नहीं दिया और अपने सामने खड़ी 4 आकृतियों को देखा। उसका शरीर अभी भी सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और पिछली लड़ाई में उसे लगी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। हालांकि उसकी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं, लेकिन चारों आकृतियों और बैंगनी आंख को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि यह छोटी सी बात उनके लिए मायने नहीं रखती थी। आदमी ने कुछ सेकंड के लिए चारों आकृतियों को देखा, फिर उसने अपना सिर उठाया और उस आंख को देखा जिसने पूरे ब्रह्मांड को ढक रखा था। पहली बार उसके चेहरे पर ठंडी नज़र टूट गई, उसकी जगह तिरस्कार की नज़र आ गई और उसने मजाकिया लहजे में कहा, भाड़ में जाओ बिच। 4 आकृतियां जो एक दूसरे से बहस कर रही थीं, चुप हो गईं और उस आदमी को देखने लगी जिसने अभी अभी गाली दी थी, और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वाह, उसने अभी अभी गाली दी? क्या तुमने उसे सुना? उसने तो बस गाली दी। वह आकृति जो पहले नींद भरी आवाज़ में बोल रही थी, उत्साह से चिल्लाई, उसमें पहले की नींद का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। ये सोचना कि उसके जैसा व्यक्ति श्राप देगा। पहली आकृति जो पहले निराश लग रही थी, अब आश्चर्य से बोली, क्या वह क्लोन है या कुछ और? भयावह आभा वाली आकृति असमंजस में बोली, और उसके चारों ओर भयावह आभा आधी रह गई, मानो उसे जो कुछ उसने सुना था उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा हो। बहुत बहुत बढ़िया। भयावह आकृति को रोकने वाली ठंडी महिला आकृति ने चमकती आंखों से उस आदमी को देखा, जैसे वह अपनी मूर्ति को देख रही हो, और उसने भी ऐसा ही करने के बारे में सोचा।
मैं जाकर कुछ लोगों को भड़काऊंगी और जब वे मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं वास्तव में उन्हें भड़काना चाहती हूँ तो मैं भी ठंडी आवाज में कहूंगी, भाड़ में जाओ कुतिया। NOWELL-BE-IN.C ओम। महिला आकृति ने सोचा और एक भयानक हंसी उसके मुंह से निकली जिसने अन्य 3 आकृतियों की रीढ़ को झकझोर दिया, जिससे वे उससे एक कदम दूर हो गए। अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए चारों आकृतियों को अनदेखा करते हुए आकाश में बैंगनी आंख ने आदमी की बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। चूंकि यह तुम्हारा जवाब है, इसलिए मेरे पास तुम्हें सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बैंगनी आंख सुनकर आदमी ने तिरस्कार से भरे चेहरे से उसे देखा। क्या तुम मुझे सील करने की क्षमता रखते हो? बैंगनी आंख ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक एक राजसी दबाव ने ब्रह्मांड को भर दिया, जैसे कि एक सच्चा शासक दुनिया में उतर आया हो। दबाव महसूस करते हुए 4 आकृतियां जो अभी भी अपनी अपनी दुनिया में थीं, अपने विचारों से बाहर आईं और गंभीर भावों के साथ बैंगनी आंख को देखा। तीखे कानों वाले आदमी की आंखें भी गंभीर हो गईं और उसके हाथ में जो हथियार था उस पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। चूंकि तुमने हार मानने से इनकार कर दिया, तुम इस जगह पर अनंत काल तक या जब तक तुम हार नहीं मान लेते तब तक बंद रह सकते हो। बैंगनी आंख बोली और आदमी ने महसूस किया कि उसका शरीर अकड़ गया है। उसने हिलने की कोशिश की लेकिन पाया कि वह नहीं हिल सकता। उसे सील कर दो, बैंगनी आंख की उदासीन आवाज ने आदेश दिया और आदमी के सामने खड़े 4 व्यक्ति उसे सील करने के लिए उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे क्रैक 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 उन्होंने क्रैकिंग की आवाज सुनी और आदमी का अकड़ता हुआ शरीर सामान्य हो गया क्योंकि उसने बैंगनी आंख द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ दिया। बैंगनी आंख द्वारा उसके शरीर पर लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ने के बाद आदमी की आंखें बदल गईं, एक सुनहरी हो गई और दूसरी खून की लाल। उसी समय उसके हाथ में जो हथियार था वह सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और विनाश की लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं, उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। वह है 4 आकृतियां हथियार से आने वाली विनाश की तरंगों को महसूस करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कर रही थीं और उनकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गई थीं। तुमने उस घृणित वस्तु को अपने आत्मा के हथियार में बदल दिया, भयावह आकृति जो पहले घमंडी व्यवहार कर रही थी, हकलाती आवाज में बोली और एक कदम पीछे हट गई। अन्य 3 आकृतियां भी उतनी ही हैरान थीं और वे भी उस आदमी से बहुत दूर चली गईं। हथियार से निकलने वाली विनाश की तरंगें जो एक काली आभा में लिपटी हुई थीं, धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड को ढक गईं और इसे ढकने वाला काला पर्दा गायब हो गया। जैसे ही काली आभा गायब हुई, लाल हैंडल और पन्ना हरे रंग की रूपरेखा वाला एक आकर्षक जेट ब्लैक हलबर्ट दिखाई दिया। हलबर्ट 2 मीटर आकार का था और पूरे ब्रह्मांड में विनाश की लहरें छोड़ रहा था। यहाँ तक कि बैंगनी आंख जो अब तक उदासीन थी, हलबर्ट के प्रकट होने पर विस्मय की नज़र से दिख रही थी और हथियार द्वारा छोड़े जा रहे विनाश की तरंगों के नीचे उसका दबाव कम हो गया। आदमी को चारों आकृतियों के चौंकने वाले चेहरे या बैंगनी आंख के हैरान भाव की परवाह नहीं थी। उसने परशु उठाया और उसे बैंगनी आंख की ओर इशारा किया जिसने पूरे ब्रह्मांड को ढंक रखा था। उसकी लाल और सुनहरी आंखें लालटेन की तरह चमक रही थीं। बिना कुछ कहे आदमी ने परशु में अपनी ऊर्जा भर दी और उसे बैंगनी आंख की ओर फेंक दिया। जैसे जैसे परशु बैंगनी आंख की ओर बढ़ा, उसका आकार बढ़ता गया और पलक झपकते ही परशु आंख के बराबर बड़ा हो गया, जिसने पूरे ब्रह्मांड को ढंक लिया। विनाश की ऊर्जा से चमकता हुआ जेट ब्लैक परशु बैंगनी आंख से टकराया और पूरे ब्रह्मांड में दर्द से भरी एक तेज चीख गूंज उठी। चीख सुनकर चारों आकृतियां घुटनों के बल बैठ गईं और उनके कान, नाक और आंखों से खून बहने लगा। नुकीले कानों वाले आदमी की आंखों और कानों से भी खून बहने लगा, लेकिन वह घुटनों के बल नहीं गिरा। उसने बैंगनी आंख को देखा जो पहले की तरह ही ठंडी आंखों से धीरे धीरे टूट रही थी। जैसे ही विशाल बैंगनी आंख टूट गई, ब्रह्मांड हलबर्ट द्वारा छोड़े गए दबाव को संभाल नहीं सका और जल्द ही पूरा ब्रह्मांड अंतरिक्ष की दरारों से भर गया। ब्रह्मांड के बड़े हिस्से टूट गए और शून्य में समा गए। तारे फट गए और ग्रह ब्लैक होल के अंदर गायब हो गए। जैसे जैसे ब्रह्मांड टूटता गया, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके मुंह से एक धीमी आह निकली। जल्द ही 4 आकृतियों के साथ आदमी भी अंतरिक्ष की दरारों में समा गया और उसकी दृष्टि अंधकार में हो गई। हफ तारांकन हफ। इवान ने अपनी आंखें खोलीं और घुटनों के बल बैठ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से सारी ऊर्जा निकल गई हो। उसने अपने सिर को एक हाथ से पकड़ लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे हथौड़े से पीट रहा हो। खुद को स्थिर करने के लिए कुछ गहरी सांसें लेने के बाद इवान ने चारों ओर देखा और पाया कि वह अभी भी काले धुएं से भरे क्षेत्र में था। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि एलोरा उसके सामने आंखें बंद करके खड़ी थी और उसका एक हाथ उसके सिर पर था। अपना सिर उठाकर एलोरा को देखने पर इवान को अचानक उस दृश्य के बारे में याद आया जो उसने अभी अभी देखा था और उसके चेहरे पर एक संदिग्ध भाव दिखाई दिया। जब इवान को संदेह हो रहा था और वह एलोरा के सिर को छू रहे अपने हाथ को वापस खींचने वाला था, तभी एक अधिसूचना विंडो खुली और उसके सामने कुछ जानकारी दिखाई दी। नाम विनाश का हलबर्ट। प्रकार आत्मा हथियार। ग्रेड उत्पत्ति
अध्याय 982 कब्र से बाहर निकलना भाग 6। नाम विनाश का हलबर्ड। प्रकार आत्मा हथियार। ग्रेड उत्पत्ति। ये इवान की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं क्योंकि वह बिना पलक झपकाए अपने सामने मौजूद जानकारी को घूर रहा था। नोव एल बी JNN। एलोरा को छूने पर उसने जो पहले देखा था उसकी वजह से उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी और उसे चक्कर आ रहा था। हालांकि उसके सामने दिखाई देने वाली जानकारी को देखने के बाद उसका सारा चक्कर गायब हो गया और उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने गहरी सांस लेकर अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे अपने दिल की गहराई में खोने का एहसास हुआ। एलोरा को देखकर, जो अपनी आंखें बंद करके उसके सामने खड़ी थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह कोई असली जीवित प्राणी नहीं बल्कि एक हथियार की आत्मा थी। प्राचीन के मकबरे में उसके साथ समय बिताने के बाद वह वास्तव में उसे अपने बहुत करीबी व्यक्ति के रूप में मानने लगा था, जिसे वह परिवार कह सकता था। उसके पास कभी कोई ऐसा करीबी नहीं था जिसे वह परिवार कह सके, चाहे वह पृथ्वी पर हो या अरोड़ा दुनिया में, ऐसा कोई नहीं था। इसलिए ये रहस्योद्घाटन कि वह जिस व्यक्ति को अपना परिवार मानता था वह वास्तव में कोई जीवित प्राणी नहीं था, ने उसके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। ये किसी तरह का मजाक होना चाहिए। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह एक हथियार आत्मा हो और कोई वास्तविक जीवित प्राणी न हो, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और गहरी सांस ली। लेकिन जितना अधिक उसने अपने सामने मौजूद जानकारी को देखा उतना ही उसे एहसास हुआ कि वह केवल खुद को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। भाड़ में जाओ, उसने अचानक शाप दिया और अपना हाथ कठोर वेदी पर पटक दिया। हालांकि इवान की ताकत बहुत अधिक थी, लेकिन उसके मुक्के से वेदी पर कोई असर नहीं हुआ और वह क्षतिग्रस्त नहीं हुई। हालांकि उसने इसकी परवाह नहीं की और अपनी हताशा को बाहर निकालते हुए वेदी पर कुछ और बार मुक्का मारा। कुछ मिनटों के बाद उसने फर्श पर मुक्का मारना बंद कर दिया और अपने चेहरे पर एक जटिल भाव के साथ एलोरा को देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, उसे महसूस हो रहा नुकसान का एहसास और भी गहरा हो गया। ये पहली बार था जब उसे ऐसा महसूस हुआ, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या करना है। इसलिए मैं उसके साथ जुड़ाव महसूस कर रहा था क्योंकि वह एक आत्मा हथियार है। एक हथियार जो सीधे मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है, इवान ने बड़बड़ाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। उसी समय वह आखिरकार समझ गया कि क्यों एलोरा ज्यादातर चीजों से परेशान नहीं थी, जैसे कि टाइम वाटर और एल्ड्रिच एनर्जी। वह एक वास्तविक जीवित प्राणी नहीं थी, बल्कि एक हथियार आत्मा थी। एक हथियार आत्मा जो मूल ग्रेड का हथियार है, इसलिए टाइम वाटर और एल्ड्रिच एनर्जी जैसी चीजें उसके खिलाफ पूरी तरह से बेकार थीं। उसे ये भी एहसास हुआ कि एलोरा, जो हजारों सालों से कब्र में थी, अभी भी एक बच्चे की तरह क्यों दिखती थी। चूंकि वह एक वास्तविक जीवित प्राणी नहीं थी, इसलिए उसके लिए सामान्य लोगों की तरह उम्र बढ़ना असंभव था। इवान ने इन सभी चीजों के बारे में सोचा और ध्यान से सोचने पर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि वह एक वास्तविक प्राणी है या नहीं। ईमानदारी से, इवान के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या थी। वह निराश और चिंतित था क्योंकि यह जानकारी उसके पास बहुत अचानक आई थी। इसके अलावा वह नहीं जानता था कि क्या एलोरा के साथ उसे क्या करना चाहिए। पहले जब उसे लगा कि उसके साथ उसका संबंध कमजोर हो रहा है, तो उसने सोचा कि वह घायल हो गई है। लेकिन अब जब उसे एहसास हुआ कि वह एक वास्तविक जीवित प्राणी नहीं है, तो वह जानता है कि उसका घायल होना असंभव है। चूंकि वह घायल नहीं थी, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ उसका संबंध कमजोर क्यों हो रहा था और उसे अपने साथ ले जाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। इवान ने एलोरा के सिर से अपना हाथ हटा लिया और उसके सामने तैरती हुई जानकारी गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, उसने एक गहरी सांस ली और एक नर्म आवाज में पुकारा, एलोरा। उसने एलोरा को जगाने की कोशिश की, जो अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी, लेकिन चाहे उसने उसे कितनी भी बार पुकारा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे क्या हुआ है? जब एलोरा उसके कई बार पुकारने के बाद भी नहीं जागी, तो इवान को चिंता होने लगी। अगर वह एक सामान्य व्यक्ति होती तो वह उसे जगाने के लिए औषधि या अन्य गोलियों का उपयोग करता, लेकिन अब जब उसे पता था कि वह एक वास्तविक व्यक्ति नहीं है, तो उसे यकीन नहीं था कि क्या करना है। उसने उसे उठाकर काले धुएं से भरे इलाके से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह उसे हिला नहीं सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस जगह से जुड़ी हुई थी और वह उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता था। जब इवान ने सोचा कि वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, तो उसे अनिच्छा का गहरा एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे बाहर ले जाऊंगा और मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ने वाला हूँ। खास तौर पर अब जबकि मकबरे का अधिकांश हिस्सा ढह चुका है और यहाँ की स्थिति स्पष्ट नहीं है, इवान ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। जैसे जैसे वह बोल रहा था और एलोरा को मकबरे से बाहर निकालने का उसका दृढ़ संकल्प बढ़ता जा रहा था, उसे अचानक अपनी आत्मा के भीतर कुछ गहरे बदलाव का एहसास हुआ। अगले ही सेकंड उसकी आंखों के सामने एक अधिसूचना चमक उठी। द कर्स्ड वन शीर्षक का प्रभाव स्थायी रूप से 10% कम हो गया है।
ये इवान ने जब अधिसूचना देखी तो वह दंग रह गया और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को रोकने वाली कुछ जंजीरें टूट गई हों, जिससे उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। जैसे ही अधिसूचना उसके सामने चमकी, एलोरा, जो उसके सामने खड़ी थी, एक चमकदार सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गई और उसके पीछे काले धुएं में गायब हो गई, जहां से विनाशकारी ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। जैसे ही एलोरा काले धुएं में गायब हो गई, धुआं धीरे धीरे फैलने लगा। कुछ ही सेकंड में काला धुआं पूरी तरह से गायब हो गया और गहरे लाल हैंडल और पन्ना हरे रंग की रूपरेखा वाला एक जेट ब्लैक हाल्बर्ड दिखाई दिया इवान के सामने प्रकट हुआ। हाल्बर्ड को वेदी में गहराई तक डुबोया गया और उसके चारों ओर दसियों अलग अलग तरह के रंग थे। जैसे ही हाल्बर्ड उसके सामने आया, अचानक एक आवाज़ आसपास के वातावरण में गूंज उठी। तो मेरा अनुमान सही था, ओह! इवान ने आवाज़ सुनी तो वह दंग रह गया और उलझन में इधर उधर देखने लगा। एजरोथ, अध्याय 983, टावर छोड़ना, भाग 7। तो मेरा अनुमान सही था, ओह! इवान ने अचानक एक आवाज़ सुनी और उसके हाव भाव बदल गए। एजरोथ, उसने अनिश्चित आवाज़ में कहा और अपने चारों ओर देखा। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और एजरोथ का प्रक्षेपण उसके शरीर से बाहर आया, उसके बगल में खड़ा था। ये इवान एजरोथ को देखकर दंग रह गया और उससे पूछने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता, मैंने अपनी ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा पहले ही छोड़ दिया था जब मेरी आत्मा का किनारा गायब हो गया था। एजरोथ ने उसे बीच में ही रोक दिया और गंभीर आवाज में कहा, ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान से सुनो। ये पहली बार था जब इवान ने एजरोथ को इतनी गंभीर अभिव्यक्ति दिखाते हुए देखा था, इसलिए हालांकि उसके पास कई सवाल थे, उसने कुछ नहीं पूछा और उसकी बात ध्यान से सुनी। अपने शरीर के अंदर उस सस्ती आत्मा से, आप पहले से ही जानते हैं कि यह एक सीलिंग स्थान है ना? सस्ती आत्मा। एजरोथ की बात सुनकर इवान उलझन में पड़ गया, लेकिन जल्द ही उसे ऑक्टेवियस की बात याद आ गई, जिसने उसे बताया था कि मकबरा एक सीलिंग ग्राउंड है, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। इवान को अपना सिर हिलाते हुए देखकर एजरोथ ने वेदी के बीच में गाड़े गए हॉलबर्ड की ओर देखा, जिसके चारों ओर दसियों रन उकेरे गए थे, और उसने गंभीर स्वर में पूछा, हालांकि आप जानते हैं कि यह जगह सीलिंग की जगह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ क्या सील किया गया है? एजरोथ की बात सुनकर इवान ने एक पल के लिए सोचा और एक पल के बाद अनिश्चित स्वर में कहा, एल्ड्रिच क्रिएचर्स। एजरोथ ने सिर हिलाया और फिर इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया। आप गलत नहीं हैं, लेकिन सही भी नहीं हैं। एजरोथ की बात सुनकर इवान ने भौहें सिकुड़ी और उलझन भरी आवाज में पूछा, आपका क्या मतलब है? एजरोथ ने उस जगह को देखा जहां हॉलबर्ड गाड़ा गया था और संकुचित आंखों से कहा, यहाँ जो चीज सील की गई है वह एल्ड्रिच नहीं है जीव, लेकिन एक मार्ग जो एल्ड्रिच ऊर्जा के सच्चे स्रोत की ओर ले जाता है। एक मार्ग। एवन ने एजरोथ की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर एक भान उठाए और अनिश्चित आवाज में पूछा, ये सच्चा एल्ड्रिच ऊर्जा स्रोत क्या है जिसके बारे में आपने बात की थी? एजरोथ ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि असली एल्ड्रिच ऊर्जा स्रोत क्या है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप अंततः तब जान जाएंगे जब आप अपनी आत्मा पर लगी आत्मा की मुहरों को तोड़ देंगे। मैंने इस ऊर्जा स्ट्रैंड को पीछे छोड़ने का कारण आपको इस हेलब्रेड के महत्व के बारे में बताना है। विनाश का हेलबर्ड इस सीलिंग संरचना का मूल है, इसलिए आपको इसे अपने साथ ले जाना छोड़ देना चाहिए। असंभव। एवन ने एजरोथ की बात सुनकर तुरंत अपना सिर हिलाया और ठंडी आवाज में कहा, मेरे लिए यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि यह सच्चा एल्ड्रिच ऊर्जा स्रोत क्या है, लेकिन मैंने एलोरा से वादा किया था कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वह सिर्फ एक हथियार आत्मा है। क्या आप उसे अपने साथ ले जाने के लिए इस सीलिंग संरचना को नष्ट करना चाहते हैं? हालांकि मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप इस सीलिंग संरचना को नष्ट करते हैं तो यूटोपिया एल्ड्रिच प्राणियों से भर जाएगा। एजरोथ की बात सुनकर इवान के हाव भाव नहीं बदले और उसने स्पष्ट आवाज में कहा, वह सिर्फ एक हथियार आत्मा नहीं है, वह मेरी बेटी है और मैं उसे किसी बकवास सीलिंग संरचना का औजार नहीं बनने दूंगा। ये कहने के बाद इवान रुक गया और एक पल बाद बोला, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संरचना बिखर गई है और यूटोपिया एल्ड्रिच प्राणियों से भर गया है। दुनिया पहले से ही गंदगी से भरी हुई है, इसलिए अगर मैं इसमें थोड़ा और डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एजरोथ ने इवान की ओर देखा, जिसकी आंखें साफ थीं, और एक पल बाद पूछा, अभी एक पल पहले जब तुम्हें पता चला कि वह कोई असली जीवित प्राणी नहीं बल्कि एक हथियार आत्मा है, तो तुम नुकसान की भावना महसूस कर रहे थे, लेकिन अब तुम उसके लिए यूटोपिया में अराजकता पैदा करने के लिए तैयार हो। एजरोथ की बात सुनकर इवान के हाव भाव नहीं बदले और उसने अपना सिर हिलाया। तुम सही हो। मुझे ये जानकर वाकई झटका लगा कि वह कोई असली जीवित प्राणी नहीं बल्कि एक हथियार आत्मा है। असल में मेरी जगह कोई भी होता तो चौंक जाता, लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचो तो क्या वाकई इससे कोई फर्क पड़ता है कि वह क्या है? वह एक सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार करती है और इसके अलावा सामान्य बच्चों की तरह खून के बजाय वह मुझसे आत्मा से जुड़ी हुई है। इसलिए ये तथ्य कि वह एक असली जीवित प्राणी के बजाय एक हथियार आत्मा है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता,
और चूंकि मैंने कहा था कि मैं उसे अपने साथ लाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा करने जा रहा हूं। मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा जैसा तुमने किया। एजरोथ ने इवान के दृढ़ चेहरे को देखा और उसका गंभीर व्यवहार थोड़ा कम हो गया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी अभेद्य मुस्कान दिखाई दी और उसने धीरे से कहा, चूंकि तुम उसे बाहर ले जाना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। एजरोथ की बात सुनकर इवान दंग रह गया और उसे एक भावहीन भाव से देखने लगा। क्या ये कमीना मुझे उसे यहाँ से ले जाने से यह कहकर नहीं रोक रहा था कि इससे यूटोपिया में अराजकता फैल जाएगी? एजरोथ ने इवान की खाली निगाहों को अनदेखा किया और गहरी आवाज में बोला, विनाश के हल्बर्ट के साथ आपका संबंध हर गुजरते सेकंड के साथ कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि यह हजारों सालों से आपसे दूर है और इसे आपकी आत्मा की ऊर्जा नहीं मिली है। इसके अलावा इसकी आत्मा को शून्य भूत और उस सस्ते दानव सम्राट ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। हालांकि अगर यह अच्छी स्थिति में होता तो इस तरह की क्षति से इसकी आत्मा को कुछ नहीं होता, लेकिन चूंकि इसे लंबे समय तक आपकी आत्मा ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए उन दोनों द्वारा किए गए नुकसान ने इसकी लगभग सारी बची हुई ऊर्जा को खा लिया, जिससे इसकी आत्मा गहरी नींद में चली गई। एजरोथ की बात सुनकर इवान भौंचक्का रह गया और उलझन भरी आवाज में पूछा, तो क्या मुझे इसे अपनी आत्मा ऊर्जा खिलाने की जरूरत है? एजरोथ ने अपना सिर हिलाया और हल्बर्ट की ओर इशारा किया, ये पहले से ही आपकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खा चुका है, इसलिए आपको अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर इवान को वह क्षण याद आया जब उसने पहले एलोरा के सिर को छुआ था। उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, लेकिन इसे याद करने पर यह तथ्य उसे और भी भ्रमित कर गया। चूंकि उसने पहले ही मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है, तो फिर हर गुजरते सेकंड के साथ मेरा उससे संबंध क्यों कमजोर होता जा रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सीलिंग संरचना लगातार उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर रही है। एजरोथ के शब्दों पर इवान का चेहरा काला पड़ गया और उसने देखा संकुचित आंखों से हॉलबर्ट के चारों ओर दौड़ता है। तो अगर मैं इस संरचना को नष्ट कर दूं तो एलोरा के साथ मेरा संबंध फिर से स्थापित हो जाएगा, है न? एजरोथ ने अपनी आंख के कोने से इवान को देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे इसे संभालने दो, उसने कहा और विनाश के हॉलबर्ट के सामने चला गया जो वेदी के भीतर गहराई में डूबा हुआ था। जैसे ही वह वेदी के पास पहुंचा, एजरोथ अचानक रुक गया जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने इवान की ओर देखा और कुछ ऐसा कहा जिसने उसे बहुत चौंका दिया। वैसे एलोरा कोई असली हथियार आत्मा नहीं है, वह कोई ऐसी है जिसे मैंने बहुत पहले अगवा किया था और हथियार आत्मा में बदल दिया था। एजरोथ की आवाज़ सुनकर इवान का दिमाग खाली हो गया और उसने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। कुछ सेकंड के बाद वह आखिरकार अपने होश में आया और अविश्वास से भरी आवाज में चिल्लाया, तुमने क्या किया? अध्याय 984 कब से बाहर निकलना भाग 8। वैसे एलोरा कोई असली हथियार आत्मा नहीं है, वह कोई ऐसी है जिसे मैंने बहुत पहले अगवा किया था और हथियार आत्मा में बदल दिया। एजरोथ की आवाज़ सुनकर इवान का दिमाग खाली हो गया और उसने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड के बाद वह आखिरकार अपने होश में आया और अविश्वास से भरी आवाज में चिल्लाया, तुमने क्या किया? एजरोथ सिर्फ ऊर्जा का एक धागा था, इसलिए जब इवान की बंशी जैसी चीख ने उस पर हमला किया तो वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर चला गया। अपना संतुलन वापस पाने के बाद उसने इवान की तरफ एक उठी हुई भौं से देखा और ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुमने पहले ध्यान नहीं दिया था जब एलोरा ने तुम्हें अतीत में हुई घटनाओं की याद दिखाई थी? NOWELL-BE-IN.C-OM। एजरोथ की आवाज सुनकर इवान भौंचक्का रह गया और एलोरा के सिर को छूने पर उसे जो याद आई उसके बारे में सोचने लगा। अचानक उसे याद आया कि जब एजरोथ ने विनाश के हल्बर्ट का इस्तेमाल किया था तो भयावह आभा उत्सर्जित करने वाली आकृति ने क्या कहा था, तुमने उस घृणित वस्तु को आत्मा के हथियार में बदल दिया। आकृति के शब्दों को याद करते ही इवान के चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव दिखाई दिया और उसने अपना मुंह थोड़ा खोलकर जेट ब्लैक हल्बर्ट को देखा। हालांकि यह सिर्फ एक याद थी, इवान सपने में देखी गई 4 आकृतियों और बैंगनी आंख की शक्ति को महसूस कर सकता था। वह 100% निश्चित नहीं था, लेकिन उसे लग रहा था कि वे 4 आकृतियां और बैंगनी आंख हेल्ड्राकर और वोइड स्कार से भी ज्यादा शक्तिशाली थीं। लेकिन जब एजरोथ ने विनाश के हल्बर्ट को बाहर निकाला तो उन लोगों के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे, इसलिए वह समझ नहीं पाया कि वे किस तरह की घृणित वस्तु की बात कर रहे थे। क्या वे एलोरा का जिक्र कर रहे थे? इवान ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन एजरोथ ने उसे साफ साफ सुना। अगर वह नहीं तो और कौन हो सकता है? एजरोथ ने उदासीन आवाज में कहा, इससे पहले कि मैं उसका अपहरण करूं। अपहरण शब्द का प्रयोग बंद करो। इवान ने बीच में ही एजरोथ को टोकते हुए अपने चेहरे पर घृणा का भाव दिखाया। हर बार जब तुम कहते हो कि तुमने उसका अपहरण किया है तो मैं एक ऐसी स्थिति की कल्पना करने से खुद को नहीं रोक पाता हूं जहां तुम एक धूर्त चाचा की तरह उसका पीछा करते हो और उसे कैंडी का लालच देकर उसका अपहरण कर लेते हो। एजरोथ ने बोलना बंद कर दिया और बिना किसी भाव के इवान की ओर देखा। एजरोथ की ओर से उसे दी जा रही खाली निगाहों की इवान परवाह नहीं करता था और बार बार अपना सिर हिलाता रहता था, अपने दिमाग में आए दृश्य को मिटाने की कोशिश करता रहता था।
एजरोथ का चेहरा उसके जैसा ही था, इसलिए उसके जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति किसी बच्चे को कैंडी का लालच देकर अपहरण करने के लिए उकसा रहा है, ये सोचकर ही वह सिहर उठता था। एवन को अपना सिर हिलाते हुए देखकर जैसे कि वह अपने दिमाग से कुछ मिटाने की कोशिश कर रहा हो, एजरोथ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, मैंने उसका अपहरण नहीं किया। मैं बस बाहर गया और उसे अपने हथियार आत्मा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उठाया, जबकि वह ध्यान नहीं दे रही थी। इसमें और अपहरण में क्या अंतर है, कमीने? एवान ने जब एजरोथ की बात सुनी तो वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन एजरोथ के भावहीन चेहरे को देखकर वह समझ गया कि यह बेकार है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। इससे पहले कि मैं एलोरा को हथियार आत्मा में बदलूं, वह ब्रह्मांड में सबसे मजबूत प्राणियों में से एक हुआ करती थी। आप कह सकते हैं कि मैंने उसे अपनी हथियार आत्मा में बदलने से पहले उसने व्यवहारिक रूप से पूरे मूल ब्रह्मांड को आतंकित कर दिया था। एक पल के लिए एजरोथ की बात सुनकर इवान का दिमाग खाली हो गया। पूरे मूल ब्रह्मांड को आतंकित कर दिया? क्या वह ये संकेत दे रहा है कि मेरी बेटी एक बड़ी बदमाश हुआ करती थी? एवन ने एलोरा के प्यारे चेहरे के बारे में सोचा और खुद को यह विश्वास नहीं दिला पाया कि उसने पूरे मूल ब्रह्मांड को आतंकित कर दिया था या वह सबसे मजबूत प्राणियों में से एक हुआ करती थी। उसके जैसा कोई व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को कैसे आतंकित कर सकता है? उनका खाना चुराकर। आखिरकार खाने के अलावा एलोरा अन्य चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती है। एजरोथ ने इवान के हाव भाव देखे और जैसे कि वह पढ़ सकता था कि वह क्या सोच रहा था, उसने एक स्पष्ट आवाज में कहा, उसने लोगों का खाना नहीं चुराया, इसके बजाय वह लोगों को अपना भोजन समझती थी। एजरोथ की बात सुनकर इवान ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया। अगर वह वाकई लोगों को भोजन समझती थी और उसमें सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक कहलाने की ताकत थी, तो उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि एजरोथ ने क्या कहा और वह वास्तव में पूरे ब्रह्मांड को आतंकित कर सकती थी। अगर उन्हें पता हो कि एक छोटी लड़की कभी भी उन्हें अपने नाश्ते के रूप में खाने के लिए उनके पास आ सकती है, तो कौन शांति से रह सकता है? इवान ने मन ही मन सोचा। उसे लगा कि उसे एलोरा को ठीक से शिक्षित करने की जरूरत है। एजरोथ को इस बात की परवाह नहीं थी कि इवान क्या सोच रहा था और उसने जारी रखा, विनाश का हलबर्ट कोई साधारण हथियार नहीं है। हालांकि मैंने एलोरा को एक हथियार आत्मा में बदल दिया है और वह अपनी मूल शक्ति नहीं दिखा सकती क्योंकि वह अब आपकी आत्मा का हथियार है और उसकी ताकत आप पर निर्भर करती है, फिर भी यह हथियार विनाश का एक सच्चा अवतार है। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरी दुनिया को भी नष्ट कर सकता है। एवन ने जब एजरोथ की बात सुनी तो वह ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया और सोचा कि यह आदमी हमेशा विनाश या इसी तरह के अन्य विषयों के बारे में क्यों बात करता है। एजरोथ इवान के आंतरिक विचारों से अनजान था, इसलिए ये कहने के बाद उसने आगे कुछ नहीं कहा और विनाश के हलबर्ट के सामने चला गया। हलबर्ट के सामने रुकने के बाद उसने इवान की दिशा में अपनी हथेली को बढ़ाया। जैसे ही उसने अपनी हथेली को बढ़ाया, उसमें से एक चूषण बल निकला और इवान को लगा कि उसके शरीर से कुछ बाहर निकाला जा रहा है। उसने अपने शरीर को देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया और जल्द ही अपने दिल से ऊर्जा की एक गहरी सुनहरी बूंद निकलती हुई देखी, जो मूल के रून की रूपरेखा में ढकी हुई थी। उसके दिल से निकलने के बाद सुनहरी ऊर्जा की बूंद उसके शरीर से गुजरी और एजरोथ की हथेली की ओर उड़ गई, जिसने उसे बिना किसी कठिनाई के पकड़ लिया। एवन हैरान रह गया जब उसने एजरोथ को अपनी हथेली से कुछ निकालते देखा शरीर, लेकिन जल्द ही उसे याद आ गया कि जब उसने पहले शीर्ष रैंक 3 एल्ड्रिच गोब्लिन के कोर को अवशोषित किया था तब क्या हुआ था, और तुरंत समझ गया कि ऊर्जा की सुनहरी बूंद क्या थी। मूल सार। इवान ने ऊर्जा की छोटी बूंद को देखते हुए एक संदिग्ध स्वर में कहा। जब उसने पहले एल्ड्रिच गोब्लिन के कोर को अवशोषित किया था तो उसे मूल सार की एक बूंद मिली थी। इवान ने बाद में इसकी जांच करने के बारे में सोचा था क्योंकि वह जल्द से जल्द एलोरा से मिलना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि एजरोथ उसके शरीर से मूल सार की बूंद निकाल लेगा। जब एजरोथ ने इवान की धीमी आवाज सुनी तो उसने अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह सही था और उसके हाथ में जो चीज थी वह वास्तव में मूल सार की बूंद थी। मूल सार की बूंद को पकड़ने के बाद एजरोथ ने इसे हेलिब्रेट के हैंडल के ऊपर लाया और उस पर गिरा दिया। अध्याय 985 कब्र से बाहर निकलना, भाग 9 अंतिम। अजरोथ ने मूल सार की बूंद को अपनी हथेली के ऊपर रखा और उसे विनाश के हलबर्ट के हैंडल के ऊपर गिरा दिया। जिस क्षण मूल सार हलबर्ट के संपर्क में आया, उसने उसे अवशोषित कर लिया और एक भयानक दबाव ने पूरी वेदी को ढक लिया। जब इवान ने चौंकते हुए अपने सामने हलबर्ट को देखा तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हालांकि हलबर्ट द्वारा उत्सर्जित दबाव केवल कुछ सेकंड तक ही रहा, इवान अपनी लार को निगलने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उस संक्षिप्त सेकंड में उसने एक ऐसा दबाव महसूस किया जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकता था। वह दबाव एल्ड्राकर और बैफोमेट के दबाव के बराबर था, अगर उससे ज्यादा नहीं। जैसे ही हलबर्ट को मूल सार की ऊर्जा मिली, वेदी पर उकेरे गए रून पागलों की तरह चमकने लगे, जैसे कि उन्हें अभी अभी एक शक्तिशाली टॉनिक मिला हो।
वेदी पर उत्कीर्ण रून लगातार हल्बर्ट की ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, लेकिन मूल सार की बूंद के अंदर निहित ऊर्जा बहुत अधिक थी। भले ही संरचना बिना रुके अपनी ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी, लेकिन इसने विनाश के हल्बर्ट को प्रभावित नहीं किया। इवान ने भी एक प्रसन्नतापूर्ण रूप दिखाया क्योंकि वह हल्बर्ट के साथ अपने संबंध को महसूस कर सकता था, जो प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ कमजोर हो रहा था, अब स्थिर हो रहा था और धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। विनाश के हल्बर्ट ने मूल सार की बूंद को परिष्कृत करना जारी रखा और लगभग 3 मिनट बाद जो संरचना पागलों की तरह चमक रही थी, वह सामान्य हो गई और हल्बर्ट की ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया। जैसे ही संरचना ने अपनी ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया, हल्बर्ट की रिकवरी की गति और भी बढ़ गई और जल्द ही इवान का हल्बर्ट के साथ संबंध उस स्तर पर पहुंच गया जब वह पहली बार एलोरा से मिला था। लेकिन इस स्तर पर पहुंचने के बाद भी ये बंद नहीं हुआ और संबंध मजबूत होता रहा। ये स्पष्ट था कि मूल सार की बूंद द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा में भारी मात्रा में शक्ति थी और उसने हल्बर्ट की ताकत का काफी हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया। लगभग 5 मिनट बाद हल्बर्ट ने अंततः पूरी ऊर्जा को परिष्कृत कर लिया और चमकना बंद कर दिया। एक बार जब हल्बर्ट ने मूल सार को परिष्कृत कर लिया तो इवान ने देखा कि उसका फ्रेम पहले से ज्यादा चमकदार हो गया था और उससे निकलने वाली आभा पहले से ज्यादा मजबूत थी। हालांकि यह आभा उस आभा की तुलना में कुछ भी नहीं है जो मैंने अपने सपने में महसूस की थी, फिर भी यह सामान्य रैंक 3 हथियारों से बेहतर है, इवान ने खुद से कहा जब उसने जेट ब्लैक हल्बर्ट को देखा। कुछ सेकंड के लिए हल्बर्ट को देखने के बाद इवान ने अपना ध्यान एजरोथ की ओर लगाया, जिसका शरीर पूरी तरह से पारदर्शी हो गया था। उसकी हालत से इवान बता सकता था कि वह गायब होने वाला था, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, क्या मैं अब हल्बर्ट को अपने साथ ले जा सकता हूँ? इवान ने सोचा कि अब जब हल्बर्ट के साथ उसका संबंध स्थिर हो गया है तो उसके लिए हल्बर्ट को अपने साथ ले जाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब एजरोथ ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिला दिया। तुम अभी भी हल्बर्ट को अपने साथ नहीं ले जा सकते। एजरोथ की बात सुनकर इवान का चेहरा काला पड़ गया और उसने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? एजरोथ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने चारों ओर के रूनों को देखा। कुछ देर बाद बोला, अगर तुम हल्बर्ट को अपने साथ ले जाओगे तो सीलिंग संरचना अपना प्रभाव खो देगी और यहाँ सील किया गया मार्ग अनलॉक हो जाएगा। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मुझे इस मार्ग की परवाह नहीं है। मैं एलोरा को यहाँ नहीं छोड़ने वाला हूँ। एजरोथ ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें उसे यहाँ छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। एजरोथ की बात सुनकर इवान ने भौहें उठाईं और उसे जारी रखने का इशारा किया। एजरोथ ने हल्बर्ट की ओर इशारा किया और इवान से उस पर अपना हाथ रखने को कहा। इवान को यकीन नहीं था कि एजरोथ क्या करना चाहता था, लेकिन उसने सुना और हल्बर्ट की ओर चल दिया। हल्बर्ट के सामने आने पर इवान को स्पष्ट रूप से लगा कि हथियार के साथ उसका संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। पिताजी! अचानक इवान ने अपने सिर के अंदर एक कमजोर आवाज सुनी और उसका चेहरा चमक उठा। एलोरा, क्या तुम ठीक हो? उसने उत्सुकता से पूछा क्योंकि एलोरा की आवाज काफी कमजोर लग रही थी। मैं ठीक हूँ, मुझे बस कुछ समय के लिए ठीक होने की जरूरत है और मैं वापस सामान्य हो जाऊंगा। इवान ने राहत की सांस ली जब उसने एलोरा की आवाज सुनी और कुछ और बातें पूछना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता, एजरोथ ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम उससे बाद में बात कर सकते हो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए जल्दी करो और अपना हाथ हल्बर्ट पर रखो। एजरोथ ने जब उसे टोका तो इवान की आंखें झपक उठीं और उसने धीमी आवाज में कहा, यह आदमी सिर्फ इसलिए ईर्ष्यालु है क्योंकि एलोरा ने उससे बात नहीं की। हालांकि इवान की आवाज धीमी थी, एजरोथ ने उसे साफ सुना और उसका मुंह बेकाबू होकर फड़क रहा था। इवान ने एजरोथ की खाली निगाहों की परवाह नहीं की और अपना हाथ हल्बर्ट पर रख दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने हल्बर्ट पर हाथ रखने के बाद पूछा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति हल्बर्ट में डालो। आध्यात्मिक शक्ति? एजरोथ की बात सुनकर इवान ने भौहें सिकुड़ी और अनिश्चित आवाज में कहा, मेरी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए मेरे पास हल्बर्ट में डालने के लिए ज्यादा शक्ति नहीं है। एजरोथ ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और ठंडी आवाज में कहा, बस करो, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। इवान को समझ में नहीं आया कि एजरोथ क्या करना चाहता था, लेकिन उसने उसकी बात सुनी और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को हल्बर्ट में डालना शुरू कर दिया। चूंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी, 5 सेकंड से भी कम समय में इवान को चक्कर आने लगा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। जब वह रुकने वाला था तो उसने अपने शरीर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का एक उछाल महसूस किया, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त हो गई। इवान ने एजरोथ को देखा और देखा कि उसका पारदर्शी शरीर टूटकर उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भर रहा है। ये देखकर इवान ने कुछ नहीं कहा और हल्बर्ट में आध्यात्मिक ऊर्जा डालना जारी रखा। कुछ सेकंड के बाद इवान को अचानक लगा कि हल्बर्ट से कुछ टूटकर उसके शरीर में प्रवेश कर गया है। जैसे ही उसने यह महसूस किया, एजरोथ, जो उसे ऊर्जा प्रदान कर रहा था, रुक गया और उसका शरीर गायब होने लगा।
NOVELBIN.com। पूरी तरह से गायब होने से पहले उसके शब्द इवान के दिमाग में गूंज उठे। तुम्हारे पास सिर्फ 6 साल हैं। 6 साल बाद संरचना नष्ट हो जाएगी, इसलिए उससे पहले ही पर्याप्त मजबूत बन जाओ। एजरोथ की बातें सुनकर इवान दंग रह गया और पूछना चाहता था कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, एजरोथ पूरी तरह से गायब हो गया और एक चांदी की रोशनी ने उसके शरीर को ढक लिया। इवान ने उस चांदी की रोशनी को देखा जो उसे घेरे हुए थी और अगले ही सेकंड में वह कब से गायब हो गया। अध्याय 986। आपका छोटा सम्राट मर चुका है, भाग 1। गर्जना गर्जना गर्जना। अरे कितने जीव हैं, बैफोमेट ने हताशा में चिल्लाया क्योंकि उसने एक के बाद एक एल्ड्रिच जीवों को मार डाला। उनकी दहाड़ उसके चारों ओर पागलपन से गूंज रही थी। उसके चारों ओर का काला शून्य स्थान हजारों शवों से भर गया था, और जैसे जैसे एल्ड्रिच जीवों के शव ढेर होते गए, शून्य में एल्ड्रिच ऊर्जा की सांद्रता हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ती गई। हालांकि एल्ड्रिच एनर्जी की मौजूदा मात्रा बैफोमेट के लिए कुछ भी नहीं थी, जो एक पीक रैंक 6 कोर रिवॉल्वर था, फिर भी वह थोड़ा चिंतित था क्योंकि उसे नहीं पता था कि एल्ड्राकर को यूटोपिया की ओर जाने वाले मार्ग के निशान खोजने से पहले उसे कितने दिनों तक शून्य स्थान में रहना होगा। उसे डर था कि अगर उन्हें लंबे समय तक इस शून्य स्थान में रहना पड़ा तो एल्ड्रिच एनर्जी की तेजी से बढ़ती सांद्रता के कारण ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। दहाड़। अचानक बैफोमेट ने एक तेज दहाड़ सुनी और एक मध्यम स्तर रैंक 5 एल्ड्रिच प्राणी की आभा को अपने पास आते हुए महसूस किया। एक और रैंक 5 प्राणी, बस कितने हैं? बैफोमेट ने प्राणी की आभा को महसूस करते हुए बड़बड़ाया। उसने पूरी शक्ति से अपने सामने मुक्का मारा, जिससे उसके रास्ते में एल्ड्रिच प्राणियों को हटाने के लिए राक्षसी ऊर्जा की एक लहर भेजी गई। जैसे ही एल्ड्रिच जीव राक्षसी ऊर्जा के संपर्क में आए, वे तुरंत फट गए और उनकी एल्ड्रिच ऊर्जा शून्य को भरने वाली ऊर्जा के साथ मिल गई, जिससे उसका घनत्व और भी बढ़ गया। अपने सामने एल्ड्रिच जीवों को मारने के बाद बैफोमेट ने पीछे देखा और रैंक 5 एल्ड्रिच जीव को अपनी ओर भागते हुए देखा। जीव का शरीर 3 मीटर लंबा, पतला मानव जैसा था। उसके चेहरे पर 4 गहरे भूरे रंग की आंखें, एक मोटा पेट और मांसपेशियों से भरी 2 भुजाएं थीं, जो उसके पतले शरीर के विपरीत थीं। जैसे ही बैफोमेट ने जीव को देखा, उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह रैंक 5 के जीव से नहीं डरता था क्योंकि वह उसे आसानी से मार सकता था, लेकिन उसे यह महसूस करके आश्चर्य हुआ कि यह एल्ड्रिच जीव आसपास के शून्य स्थान से एल्ड्रिच ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, धीरे धीरे अपनी आभा बढ़ा रहा था और अन्य एल्ड्रिच जीवों द्वारा उनकी मृत्यु पर छोड़ी गई ऊर्जा को अवशोषित करके मजबूत हो रहा था। शुरुआत में बैफोमेट इसे तुरंत मारना चाहता था ताकि यह शून्य में सारी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद भविष्य में खतरा न बन जाए। हालांकि कुछ पल विचार करने के बाद उसने प्राणी को एल्ड्रिच ऊर्जा को अवशोषित करने देने का फैसला किया। हालांकि शून्य में वर्तमान एल्ड्रिच ऊर्जा का स्तर चिंताजनक नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से भविष्य में एक समस्या पैदा करेगा। इस प्राणी को एल्ड्रिच ऊर्जा को अवशोषित करने देकर बैफोमेट ने सोचा कि वह इस समस्या को हल कर सकता है। भले ही ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद एल्ड्रिच प्राणी का स्तर बढ़ गया हो, लेकिन वह चिंतित नहीं था क्योंकि वह इसे संभाल सकता था, भले ही प्राणी रैंक 6 राक्षस बन गया हो। जैसे ही बैफोमेट ने एल्ड्रिच प्राणी को और अधिक ऊर्जा अवशोषित करने देने पर विचार किया, एक अजीब ऊर्जा, या अधिक सटीक रूप से कानूनों की शक्ति ने अचानक शून्य स्थान को घेर लिया। जब बैफोमेट ने शून्य स्थान को कवर करने वाले कानूनों की शक्ति को महसूस किया तो उसका चेहरा बदल गया और वह उलझन में इधर उधर देखने लगा, ये सोचकर कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसने क्षेत्र को स्कैन किया, उसने देखा कि शून्य स्थान सिकुड़ रहा था और उसकी जगह एक काली ऊर्जा ने ले ली थी जो सब कुछ निगलने में सक्षम लग रही थी। यह ऊर्जा क्या है और मैं इसमें कानून की एक मजबूत शक्ति क्यों महसूस कर सकता हूँ? बैफोमेट ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ बड़बड़ाया क्योंकि उसके दिल में एक पूर्वाभास की भावना उभरी। जब बैफोमेट शून्य को निगलने वाली काली शक्ति को देख रहा था तो उसके बगल में एक चमकदार बैंगनी रोशनी चमकी और एल्ड्राकर अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ प्रकट हुआ। एल्ड्राकर की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर बैफोमेट ने जल्दी से पूछा कि क्या वह जानता है कि शून्य को निगलने वाली काली शक्ति क्या थी। शून्यता की शक्ति, एल्ड्राकर ने एक गंभीर स्वर में कहा। यह शून्य स्थान प्राचीन की कब्र के कारण बना था, लेकिन अब जब कब्र का स्थान ढह गया है तो कब्र के कारण बना शून्य स्थान खुद को बनाए नहीं रख सकता है और शून्यता, या दूसरे शब्दों में शून्यता में लौट रहा है। एल्ड्राकर की बात सुनकर बैफोमेट दंग रह गया और उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उस काली शक्ति को स्कैन किया जो तेजी से शून्य को ढक रही थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, जिस क्षण उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने काली ऊर्जा को छुआ, वह अस्तित्व से गायब हो गई जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही न हो। लानत है, बैफोमेट ने शाप दिया। जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति शून्यता की शक्ति द्वारा भस्म हो गई तो उसकी आत्मा में चुभन महसूस हुई, जिससे उसे हल्का सिरदर्द हुआ। उसी समय एजरोथ के कारण उसे जो आत्मा की चोट लगी थी वह फिर से उभर आए और वह उसे दबा नहीं सका।
हालांकि बैफोमेट एजरोथ की 7 पीढ़ियों को उसकी आत्मा को ऐसी अजीब चोट पहुंचाने के लिए शाप देना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह समय नहीं है, इसलिए उसने अपनी आत्मा से आ रहे दर्द को अनदेखा किया और एल्ड्राकर को देखा। हमें आगे क्या करना चाहिए? उसने पूछा, ये जानते हुए कि काली ऊर्जा सामान्य नहीं थी। जैसे ही शून्य सिकुड़ा और एल्ड्रिच प्राणियों के शरीर शून्यता की शक्ति के संपर्क में आए, शून्य को भरने वाले मृत शरीर तुरंत गायब हो गए। ये दर्शाता है कि एल्ड्रिच ऊर्जा भी शून्यता की शक्ति के सामने कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास कोई अच्छा समाधान नहीं है। एक बार शून्यता की शक्ति पूरे शून्य को घेर लेगी तो हमारे लिए यूटोपिया की ओर जाने वाले मार्ग का कोई निशान खोजना असंभव हो जाएगा, एल्ड्राकर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और एक समाधान के बारे में सोचने की कोशिश की जो उन्हें बचा सके। जैसे ही उसने सोचा, एल्ड्राकर को अचानक मकबरे के अंदर देखा गया आधा सुनहरा और आधा काला प्रकाश स्तंभ याद आ गया। उसे याद आया कि जब उसने अपने शून्य दृष्टि कौशल का उपयोग करके स्तंभ को देखा था तो उसने देखा था कि प्रकाश स्तंभ शून्य के अंदर भी मौजूद था। शायद हम बच सकते हैं अगर हम उस शून्य स्थान पर जाएं जहां मैंने वह स्तंभ देखा था, एल्ड्राकर ने सोचा और तुरंत बैफोमेट को इसके बारे में बताया। एल्ड्राकर की बात सुनकर बैफोमेट तुरंत सहमत हो गया क्योंकि वह जानता था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वहां जाने का फैसला करने के बाद उन्होंने बिना समय बर्बाद किए जल्दी से उस दिशा में आगे बढ़ गए जहां एल्ड्राकर ने प्रकाश का स्तंभ देखा था। अध्याय 987 आपका छोटा सम्राट मर चुका है, भाग 2। बैफोमेट सहित गेहेना साम्राज्य में कुल 5 रैंक 6 कोर रिवॉल्वर थे। इन पांचों में से बैफोमेट एकमात्र शीर्ष रैंक 6 कोर रिवॉल्वर था, जबकि एक मध्य स्तर का था और अन्य 3 शुरुआती स्तर के रैंक 6 कोर रिवॉल्वर थे। वर्तमान में पूरा गेहेना साम्राज्य आपातकाल की स्थिति में था क्योंकि मध्य स्तर रैंक 6 लाइट ड्रैगन साम्राज्य की राजधानी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। हेलगेट किले के विनाश की खबर पहले ही गेहेना साम्राज्य में फैल चुकी थी और अन्य प्रमुख ताकतें जो प्राचीन के मकबरे से निकले लाइट ड्रैगन पर कड़ी नजर रख रही थीं, उन्हें भी हेलगेट किले के विनाश के बारे में पता था। गेहेना साम्राज्य की राजधानी जहां बैफोमेट रहता था, स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा संरक्षित थी। हालांकि चूंकि वह वर्तमान में मकबरे में फंसा हुआ था, इसलिए उसके लिए लाइट ड्रैगन को रोकना असंभव था जो उसके साम्राज्य की राजधानी तक पहुंचने वाला था। इसके अलावा गेहेना साम्राज्य के अन्य 4 रैंक 6 कोर रिवॉल्वर्स के पास अपने स्वयं के कार्य थे और वे राजधानी में नहीं थे। ये समाचार प्राप्त करने के बाद कि एक मध्य स्तरीय रैंक 6 ड्रैगन राजधानी की ओर बढ़ रहा था और बैफोमेट वहां नहीं था, शुरुआती स्तर का रैंक 6 दानव जो छाया क्षेत्र के बाहर तैनात था और दानव साम्राज्य के सबसे करीब था, ने तुरंत वापस जाने का फैसला किया। जब शुरुआती स्तर का रैंक 6 दानव वापस आ रहा था, लाइट ड्रैगन आखिरकार दानव साम्राज्य की राजधानी में पहुंच गया और दहाड़, ये जोर से दहाड़ता हुआ राजधानी में सभी राक्षसों को अपनी उपस्थिति की घोषणा करता है। राजधानी के राक्षसों को स्वाभाविक रूप से लाइट ड्रैगन के बारे में खबर मिली थी जब उसने हेलगेट किले को नष्ट कर दिया था, इसलिए जब ड्रैगन राजधानी में आया तो वे इसके लिए तैयार थे। राजधानी का रक्षा गठन जो हेलगेट किले से अधिक शक्तिशाली था, पहले से ही सक्रिय था। पूरी राजधानी रक्षा अवरोध से ढकी हुई थी और उच्च स्तरीय हमलावर तोपें और अन्य सुरक्षा हथियार सभी ड्रैगन पर निशाना साध रहे थे। जब रैंक 6 लाइट ड्रैगन राजधानी के ठीक बाहर पहुंचा तो राक्षसों ने तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय राजधानी की सुरक्षा का प्रभारी राक्षस ड्रैगन की ओर उड़ गया। तुम गंदे जानवर, तुम हमारे साम्राज्य पर हमला क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानते हो? दहाड़, इससे पहले कि ड्रैगन के पास पहुंचे शीर्ष रैंक 5 दानव बोल पाते, लाइट ड्रैगन ने जोर से दहाड़ लगाई और ड्रैगन जाति के जन्मजात कौशल ड्रैगन की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल किया। जिस क्षण लाइट ड्रैगन ने अपने कौशल का इस्तेमाल किया, उसके शरीर से एक दबाव निकला जिसने सभी राक्षसों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अधिकांश राक्षस जमीन पर गिर गए। हालांकि ड्रैगन के शरीर से निकलने वाला दबाव लंबे समय तक नहीं रहा क्योंकि जैसे ही दबाव ने राजधानी को कवर करने वाले अवरोध पर आक्रमण किया, उस पर उत्कीर्ण रक्षात्मक रन चमक उठे और राक्षसों द्वारा महसूस किया जा रहा दबाव गायब हो गया। शीर्ष रैंक 5 दानव जो लाइट ड्रैगन से बात करने गया था, उसने ये देखकर राहत की सांस ली और खुश था कि उसने ड्रैगन से बात करते समय गठन नहीं छोड़ा, अन्यथा वह पहले ही लाइट ड्रैगन द्वारा मारा जा सकता था। तुम हमारे साम्राज्य पर हमला क्यों कर रहे हो? ड्रैगन द्वीप और गेहेना साम्राज्य के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। क्या तुम हमारी सेनाओं के बीच युद्ध शुरू करना चाहते हो? दानव ने ठंडी आवाज में बात की, अन्य राक्षसों को हमलावर तोप तैयार करने और ड्रैगन द्वारा कुछ भी संदिग्ध करने की स्थिति में हमला करने का संकेत दिया। लाइट ड्रैगन की आंखें तिरस्कार से चमक उठी जब उसने रैंक 5 दानव को सुना और उसकी राजसी आवाज पूरे दानव राजधानी में गूंज उठी। तुम्हारा छोटा दानव सम्राट पहले ही मर चुका है। उसे हमारे देवता शून्य ड्रैगन एल्ड्राकर ने मार डाला था। क्या तुम्हें लगता है कि अपने सम्राट के बिना तुम ड्रैगन को अपने साम्राज्य पर कब्जा करने से रोक सकते हो? अगर तुम सब जीवित रहना चाहते हो तो ड्रैगन द्वीप के सामने आत्मसमर्पण कर दो, या तुम सब अपने दानव सम्राट की तरह ही नष्ट हो जाओगे।
रैंक 5 के दानव और दानव साम्राज्य की राजधानी के निवासियों के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि अन्य गुटों के लोग जो लाइट ड्रैगन के बारे में समाचार प्राप्त करने के बाद दानव साम्राज्य पर कड़ी नज़र रख रहे थे, वे भी ड्रैगन के शब्दों को सुनकर चौंक गए। लाइट ड्रैगन की बात सुनकर शीर्ष रैंक 5 दानव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गेहेना साम्राज्य के दानव बैफोमेट का बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली दानव था। इसलिए जब रैंक 5 दानव ने ड्रैगन की बात सुनी तो वह इतना क्रोधित हुआ कि वह ड्रैगन को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। लेकिन रैंक 5 दानव जानता था कि उसके पास ड्रैगन को मारने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? हमारा सम्राट इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, कोई रास्ता नहीं है कि वह मर सके। लाइट ड्रैगन ने दानव की बात सुनकर जोर से उपहास किया और तिरस्कार से भरी आवाज में कहा, NOWELL-BE-IN.C ओम। आपके पास अपने तुच्छ सम्राट का आत्मा दीपक होना चाहिए, तुम जाकर क्यों नहीं देखते कि यह अभी भी बरकरार है या नहीं? ड्रैगन की तिरस्कार भरी आवाज सुनकर रैंक 5 के दानव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं हुआ कि बैफोमेट मर चुका है, लेकिन ड्रैगन के आत्मविश्वास भरे लहजे को सुनने के बाद उसे बुरा लगने लगा। अपने हाव भाव बदले बिना दानव ने अपने हाथ से कुछ छोटे छोटे इशारे किए। जब राजधानी की सुरक्षा के उप कमांडर ने इन इशारों को देखा तो वह तुरंत समझ गया कि शीर्ष रैंक 5 के दानव क्या चाहते थे और जल्दी से वहां से चले गए। आमतौर पर रैंक 5 का दानव इस संभावना पर विचार भी नहीं करता कि बैफोमेट मर चुका है, लेकिन जाने से पहले बैफोमेट ने उच्च स्तरीय दानवों को सूचित किया था कि वह कुछ मामलों की देखभाल करने के लिए एल्ड्राकर के साथ जा रहा है। इसलिए ड्रैगन को ये कहते हुए सुनने के बाद कि यह एल्ड्राकर था जिसने बैफोमेट को मार डाला, दानव के पास इसे गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुरक्षा का उप कमांडर भी रैंक 5 का दानव था, इसलिए कुछ ही सेकंड में ड्रैगन से बहस कर रहे दानव ने उसकी आवाज़ सुनी, और जब उसने कहा कि वह एल्ड्राकर के साथ कुछ मामलों की देखभाल करने जा रहा है, तो दानव के पास इसे गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वाइस कमांडर ने जो कहा उसे सुनकर उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और उसका खून ठंडा हो गया। आत्मा, सम्राट का आत्मा दीपक टूट गया है। अध्याय 988 विनाश और अराजकता भाग 1। शीर्ष रैंक 5 दानव विश्वास नहीं कर सका, या यूं कहें कि उसने राक्षसों के वाइस कमांडर की बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। बैफोमेट, उनका सम्राट मर गया। बकवास। बैफोमेट कोई साधारण रैंक 6 कोर इवॉल्वर नहीं था, वह 5 सम्राटों में से एक था और उसकी ताकत अन्य रैंक 6 कोर इवॉल्वर से कहीं ज्यादा थी। हालांकि एल्ड्राकर शक्तिशाली था, राक्षसों की नज़र में उसके लिए बैफोमेट को मारना असंभव था। उप कमांडर ने अपनी आवाज़ सीधे शीर्ष रैंक 5 दानव के दिमाग में पहुंचा दी थी, इसलिए दूसरों को यह नहीं सुनाई दिया कि बैफोमेट का आत्मा दीपक टूट गया था। लेकिन दानव के पीले चेहरे को देखकर अनुभवी दर्शक अनुमान लगा सकते थे कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ होगा और लाइट ड्रैगन ने जो कहा वह सच हो सकता है। जब दूर से दृश्य देख रहे अन्य गुटों के लोगों ने शीर्ष रैंक 5 राक्षस का पीला चेहरा देखा तो उन्होंने तुरंत अपने गुटों के नेताओं को इस बारे में सूचित किया। ये जानकारी प्राप्त करने पर सभी गुटों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि अधिकांश शीर्ष स्तरीय नेताओं को विश्वास नहीं हुआ कि बैफोमेट मर चुका है। ये जानकारी प्राप्त करने पर सभी गुटों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि अधिकांश शीर्ष स्तरीय नेताओं को विश्वास नहीं हुआ कि बैफोमेट मर चुका है। अन्य लोग बैफोमेट की ताकत के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन सभी शीर्ष नेता जानते थे कि शक्तिशाली होने के अलावा राक्षस सम्राट बहुत चालाक भी था। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उसे एल्ड्राकर द्वारा मार दिया जाएगा। हालांकि अधिकांश लोगों को लगा कि वह मरा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो मानते थे कि ड्रैगन झूठ नहीं बोल रहा था। इसका कारण प्राचीन के मकबरे का विनाश था। मकबरे से बाहर आने वाले लोगों के अनुसार इसके दहने से पहले उन्होंने शक्तिशाली आभा महसूस की जो मध्य स्तरीय रैंक 6 ड्रैगन से भी अधिक शक्तिशाली थी। जबकि अधिकांश लोग उन आभाओं को नहीं पहचान पाए जिनके कारण मकबरे का विनाश हुआ। मकबरे से बाहर आए कुछ दानवों और ड्रैगनों ने पहचान लिया कि उनमें से 2 आभाएं बैफोमेट और एल्ड्राकर की थीं। इसके अतिरिक्त नोएल वाल्टर और अन्य जैसे शीर्ष स्तरीय व्यक्तियों ने अतीत में कुछ बार बैफोमेट और एल्ड्राकर को देखा था। इसलिए हालांकि वे 100% निश्चित नहीं थे, उन्होंने ये भी महसूस किया कि आभा एल्ड्राकर और बैफोमेट की थी और वे कब्र में लड़ रहे थे। हालांकि वे एक दूसरे से लड़ रहे थे या किसी अन्य प्राणी से, उन्हें नहीं पता था। लेकिन तथ्य यह है कि नोएल और अन्य लोगों ने बैफोमेट और एल्ड्राकर की आभा को महसूस किया। कब्र के विनाश और शीर्ष रैंक 5 दानव के पीले चेहरे के साथ कई लोगों को लगा कि प्रकाश ड्रैगन सच कह रहा था और बैफोमेट मर चुका था। ये खबर मिलने पर कि बैफोमेट का आत्मा दीपक टूट गया था, शीर्ष रैंक 5 दानव का दिमाग एक पल के लिए काम करना बंद कर दिया। वह अपने होश में तभी आया जब उसने ड्रैगन की घमंडी आवाज सुनी। अब जब तुम्हारा सम्राट मर चुका है तो बेहतर होगा कि तुम दानव ड्रैगन द्वीप के सामने आत्मसमर्पण कर दो, वरना
जब शीर्ष रैंक 5 दानव ने प्रकाश ड्रैगन के धमकी भरे शब्दों को सुना तो उसकी आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे और वह जोर से चिल्लाया, तुम गंदे जानवर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें बेवकूफ़ बना सकते हो? चूंकि तुम छिपकलियां युद्ध चाहते हो तो हम तुम्हें दे देंगे। शीर्ष रैंक 5 दानव ने उन दानवों को संकेत दिया जो रक्षा गठन को नियंत्रित कर रहे थे कि हमला करें। ड्रैगन की बात सुनकर सभी दानव पहले से ही क्रोधित थे, इसलिए जैसे ही उन्हें संकेत मिला सभी जादुई तोपें और हमला करने वाले गठन एक साथ चमक उठे। चूंकि यह गेहेना साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि रक्षा गठन रैंक 6 कोर इवॉल्वर्स के खिलाफ भी टिके रहने के लिए बनाया गया था। जब जादुई तोपें और हमला करने वाले गठन सक्रिय हुए तो एक खतरनाक आभा चारों ओर भर गई और यहां तक कि दूर से देख रहे दूसरे गुटों के लोग भी पीछे हट गए। मध्य स्तर के रैंक 6 ड्रैगन को भी जादुई तोपों और आक्रमण संरचनाओं से घातक खतरा महसूस हुआ और उसका विशाल चेहरा गंभीर हो गया। राक्षस ड्रैगन पर हमला कर सकते थे जैसे ही वह राजधानी के बाहर दिखाई दिया, लेकिन जादुई तोपों और संरचनाओं का उपयोग करना जो रैंक 6 कोर इवॉल्वर को भी खतरे में डाल सकते हैं, सस्ता नहीं है। यदि संभव हो तो राक्षस जादुई तोपों और आक्रमण संरचनाओं का उपयोग करने से बचना चाहते थे, लेकिन अब जब उन्होंने उनका उपयोग करने का फैसला किया था तो उन्होंने एक बिट भी पीछे नहीं हटे और सभी तोपों और संरचनाओं को सक्रिय कर दिया। खतरा महसूस करते हुए लाइट ड्रैगन जोर से दहाड़ा और उसके विशाल शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली जिसने उसके सामने एक पारदर्शी ढाल बना दी। उसी समय उसके पीछे सैकड़ों तेजी से घूमते हुए छोटे जादुई घेरे दिखाई दिए। आग! शीर्ष रैंक 5 राक्षस ने ढाल और जादुई घेरे की परवाह नहीं की और खून से लथपथ आंखों से चिल्लाया। जिस क्षण राक्षस चिल्लाया, बूम बूम बूम, गेहेना साम्राज्य की राजधानी में गूंजती हुई आवाजें गूंज उठीं और दर्जनों जादुई तोपों और आक्रमणकारी संरचनाओं ने ड्रैगन की ओर अपना हमला जारी कर दिया। तोपों और आक्रमणकारी संरचनाओं द्वारा किए गए हमलों को देखकर ड्रैगन ने गंभीर भाव दिखाया और उसके पीछे घूम रहे सैकड़ों जादुई वृत्तों ने हमले के विरुद्ध प्रकाश की किरणें फेंकी। NOBE-IN.C ओम। ड्रैगन का हमला और रक्षा संरचना द्वारा किया गया हमला एक पल में टकरा गया और अंधेरे विस्फोटों ने हजारों किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। दानव राजधानी का बाहरी क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया और सब कुछ धूल में बदल गया। संरचना और जादुई तोपों द्वारा किए गए हमलों की शक्ति एक पीक रैंक 6 कोर इवॉल्वर को भी खतरे में डाल सकती थी, इसलिए प्रकाश ड्रैगन द्वारा छोड़े गए प्रकाश किरणें संरचना के हमलों को रोकने में असमर्थ थीं और एक ही टकराव के बाद नष्ट हो गईं। संरचना के हमले आगे बढ़ते रहे और ड्रैगन के सामने प्रकाश ढाल पर हमला किया, जिससे वह तुरंत नष्ट हो गई। हालांकि ढाल नष्ट हो गई थी, लेकिन गठन द्वारा छोड़े गए हमलों की शक्ति प्रकाश किरणों और ढाल से टकराने के बाद बहुत कमजोर हो गई थी। गठन के हमलों ने ड्रैगन के शरीर पर प्रहार किया और उसे कुछ 100 मीटर पीछे धकेल दिया। हमलों के कारण उसके कुछ शल्क टूट गए, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हालांकि लोगों ने यह नहीं देखा कि ड्रैगन का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा था, जैसे कि वह जल्द ही गायब हो जाएगा। राक्षसों को तब आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि लाइट ड्रैगन ने बिना किसी गंभीर चोट के, बिना किसी कठिनाई के संरचना के हमलों को रोक दिया। वे एक बार फिर हमला करने वाले थे, लेकिन अचानक शुरुआती स्तर के रैंक 6 कोर इवॉल्वर से संबंधित एक और आभा ने चारों ओर घेरा बना लिया। रैंक 5 के राक्षस का चेहरा चमक उठा जब उसने आभा को महसूस किया, क्योंकि उसने इसे पहचान लिया था। जल्द ही काले कवच पहने एक लंबा राक्षस ड्रैगन के सामने आया और उसे ठंडी आंखों से देखा। आखिरकार रक्षात्मक संरचना और लॉर्ड राउम की मदद से इस ड्रैगन को मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए, शीर्ष रैंक 5 के राक्षस ने बड़बड़ाया, लेकिन अगले ही पल वह ड्रैगन की हरकतों से चौंक गया। शुरुआती स्तर के रैंक 6 के राक्षस को देखते ही ड्रैगन की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी और वह तेज आवाज में चिल्लाया, ड्रैगन भगवान एल्ड्राकर ने मुझे या तो दानव राजधानी को नष्ट करने या उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। चूंकि आपने ड्रैगन द्वीप के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं आपकी राजधानी को नष्ट कर दूंगा, भले ही मुझे मरना पड़े। जैसे ही ड्रैगन ने बोलना समाप्त किया, एक हिंसक आभा फूट पड़ी और उसका शरीर फूलने लगा। जब रैंक 6 दानव सहित लोगों ने देखा कि ड्रैगन क्या कर रहा था, तो उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे सभी भागने के लिए मुड़े। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, ड्रैगन भगवान एल्ड्राकर की जय हो, ड्रैगन द्वीप की विजय। उन्होंने लाइट ड्रैगन की पागल आवाज सुनी और अगले ही पल रैंक 6 लाइट ड्रैगन फट गया, जिससे पूरी दानव राजधानी अराजकता में बदल गई। अध्याय 989 विनाश और अराजकता भाग 2। बूम! रैंक 6 ड्रैगन के आत्म विनाश के कारण होने वाला विस्फोट कोई मजाक नहीं था। जिस क्षण ड्रैगन ने खुद को नष्ट किया, हिंसक ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर फूट पड़ीं, जिससे उनके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई। साम्राज्य की राजधानी को कवर करने वाला रक्षात्मक अवरोध आत्म विनाश की शक्ति का सामना नहीं कर सका और उसमें दरारें दिखाई देने लगीं। रक्षात्मक अवरोधों का हिस्सा बनने वाली जादुई तोपें ढह गईं और आक्रमणकारी संरचनाएं बिखर गईं।
अवरोध में तेजी से फैलती दरारों को देखकर राजधानी के अंदर मौजूद सभी राक्षसों के चेहरे पीले पड़ गए। रक्षात्मक संरचना के प्रभारी राक्षसों ने अवरोध में ऊर्जा के उत्पादन को अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी क्रैक क्रैक अवरोध पर फैलती मकड़ी के जाले जैसी दरारें बंद नहीं हुईं और अवरोध कांच की तरह नाजुक हो गया। कुछ ही सेकंड में राक्षसों की भयभीत आंखों के सामने क्रैक पूरी राजधानी में एक तेज दरार की आवाज गूंजी और शहर को कवर करने वाला अवरोध ढह गया। जिस क्षण अवरोध ढहा, हिंसक ऊर्जा तरंगों ने सुनामी की तरह पूरी राजधानी को अपनी चपेट में ले लिया। राजधानी की इमारतें धूल में बदल गईं और जमीन धंस गई। हालांकि अवरोध टूटने से पहले ऊर्जा तरंगों को कमजोर कर देता है, लेकिन रैंक 2 से नीचे के ज्यादातर राक्षस हिंसक ऊर्जा तरंगों के संपर्क में आने पर तुरंत मर जाते हैं। उच्च स्तर के राक्षसों ने राजधानी को नष्ट करने वाली ऊर्जा तरंगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मध्यम स्तर के रैंक 6 ड्रैगन के विनाश से उत्पन्न होने वाली शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से संभाला जा सके। सबसे बदकिस्मत व्यक्ति शुरुआती स्तर का रैंक 6 दानव था जो ड्रैगन को रोकने के लिए अभी अभी आया था। अन्य राक्षसों के विपरीत वह अवरोध के बाहर था, इसलिए उसे हिंसक ऊर्जा तरंगों का सामना करना पड़ा। जब ड्रैगन अचानक फटा तो वह इतना हैरान था कि उसे उचित बचाव करने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि वह रैंक 5 कवच पहने हुए था, इसलिए वह मर नहीं गया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया और ऊर्जा तरंगों से हजारों किलोमीटर दूर उड़ गया। राजधानी से बहुत दूर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद रैंक 6 दानव तुरंत बेहोश हो गया। हालांकि वह जीवित था, लेकिन यह अज्ञात था कि उचित उपचार प्राप्त किए बिना वह कितने समय तक जीवित रह सकता था। दूसरे गुट के लोग जो दूर से देख रहे थे, वे भी अचानक घटनाओं के मोड़ से हैरान थे। जब ड्रैगन ने खुद को नष्ट कर लिया तो उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन भले ही उनमें से अधिकांश रैंक 4 या रैंक 5 को रिवॉल्वर थे, फिर भी वे समय पर हिंसक ऊर्जा तरंगों से बचने में असमर्थ थे और गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ कमजोर लोग ऊर्जा तरंग तूफान में फंसने पर मर भी गए और अपनी मृत्यु से पहले उन सभी को यहाँ शो देखने के लिए आने का पछतावा हुआ। कुछ लोग अपने गुटों के उच्च स्तरीय सदस्यों को घटना का सीधा प्रसारण दिखाने के लिए कलाकृतियों का उपयोग भी कर रहे थे। एलिस्टेयर, विंटरक्लाव, एलिस्ट्राया, आकाश और अन्य लोग जो इस घटना को देख रहे थे, वे भी अचानक हुई घटनाओं से चौंक गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रैंक 6 ड्रैगन आगे बढ़कर खुद को नष्ट कर लेगा। खुद को नष्ट करने से पहले ड्रैगन ने जो शब्द बोले थे, वे अभी भी लोगों के दिमाग में गूंज रहे थे। ड्रैगन भगवान एल्ड्राकर की जय हो। ड्रैगन द्वीपों की जीत। ड्रैगन ने अपनी मृत्यु से पहले जो शब्द बोले, उनके बारे में सोचते हुए लोगों के दिमाग में केवल 3 शब्द आए। क्या बकवास है! क्या ये ड्रैगन बहुत समर्पित नहीं था? ड्रैगन जाति के सदस्य के बजाय उन्हें लगा कि लाइट ड्रैगन एल्ड्राकर की पूजा करने वाले किसी गुप्त पंथ का सदस्य था। यहाँ तक कि ड्रैगन जो इस घटना पर कड़ी नजर रख रहे थे, वे भी तब दंग रह गए जब उन्होंने ड्रैगन द्वारा खुद को नष्ट करने से पहले बोले गए अंतिम शब्द सुने। वे सभी एल्ड्राकर का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को इतना समर्पित देखा। सभी रैंक 6 कोर इवॉल्वर्स में एक निश्चित मात्रा में गर्व है। आखिरकार रैंक 6 वह उच्चतम स्तर था जिसे कोई हासिल कर सकता था। इसलिए भले ही ड्रैगन द्वीप के रैंक 6 ड्रैगन एल्ड्राकर का सम्मान करते थे, लेकिन वे उसके आदेशों को पूरा करने के लिए खुद को नष्ट करने के लिए इतने पागल नहीं थे। उन्हें यकीन नहीं था कि एल्ड्राकर ने वास्तव में लाइट ड्रैगन को दानव साम्राज्य की राजधानी को नष्ट करने के लिए कहा था या बेफोमेट वास्तव में उसके द्वारा मारा गया था, लेकिन वे सभी जानते थे कि यह घटना अभी खत्म नहीं हुई थी। अब जबकि दानव साम्राज्य की राजधानी लाइट ड्रैगन द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी, और कौन जानता है कि आत्मविनाश के बाद कितने राक्षस मारे गए थे, उन्हें पता था कि उन्हें राक्षसों को संतोषजनक जवाब देना होगा, अन्यथा युद्ध अपरिहार्य था। आखिरकार ड्रैगन ने एल्ड्राकर के नाम पर अराजकता पैदा की, जो ड्रैगन जाति का शासक था। सभी लोग, चाहे वे उन गुटों के प्रतिनिधि हों जो ड्रैगन के आत्मविनाश के कारण बहुत घायल हो गए थे, या वे राक्षस जो हिंसक ऊर्जा तूफान से बच गए थे जिसने लगभग पूरी राजधानी को नष्ट कर दिया था, अपने चेहरे पर खाली भावों के साथ अपने चारों ओर विनाश को देख रहे थे। यहाँ तक कि जो लोग प्रसारण के दौरान स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे थे, वे भी स्तब्ध थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। अन्य गुटों के लोगों से कुछ ही दूरी पर, जो खाली भाव से इधर उधर देख रहे थे, एशले, जो अपनी अंतरिक्ष क्षमता का उपयोग करके छिपी हुई थी, ने भी सब कुछ एक गंभीर भाव से देखा। हालांकि ड्राड्स एक छिपी हुई दुनिया में रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास यूटोपिया में सूचना नेटवर्क नहीं है। इसलिए जब लाइट ड्रैगन मकबरे से निकला तो उन्हें तुरंत इसके बारे में खबर मिली और सिल्वन ने एशले को जांच करने के लिए भेजा। ये खतरनाक था, एशले ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए मन ही मन सोचा। जब ड्रैगन ने आत्मविनाश किया तो वह भी गंभीर रूप से घायल हो जाती अगर वह अपने टेलीपोर्टेशन कौशल का उपयोग करके हिंसक ऊर्जा की सीमा से बच नहीं जाती। अपने आसपास हो रहे विनाश को देखते हुए एशले ने अपने हाथ में एक क्रिस्टल गोला पकड़ा हुआ था जो ड्राड्स की छिपी हुई दुनिया में सब कुछ सीधे प्रसारित कर रहा था।
सिल्वन, अलारिक और अन्य लोग गंभीर भावों के साथ स्क्रीन को देख रहे थे। वे सभी जानते थे कि इस घटना के कारण यूटोपिया की लंबे समय से चली आ रही शांति भंग होने की बहुत अधिक संभावना थी। NOWELL-BE-IN.C जब सिल्वन और अन्य लोग स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तभी उन्होंने हल्की हंसी सुनी और देखा कि अनास्तासिया अपने चेहरे पर एक मनोरंजक भाव के साथ हंस रही थी। अनास्तासिया को, जो एक ड्रैगन थी, एक ड्रैगन को खुद को नष्ट करते हुए देखकर हंसती हुई देखकर उन सभी ने उसे एक अजीब नज़र से देखा। हालांकि अनास्तासिया को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे क्या क्या नज़रें मिल रही थीं और उसका तनावग्रस्त दिल शांत हो गया। ऐसा लगता है कि मास्टर ने मकबरे में उत्पन्न समस्या को सफलतापूर्वक हल कर दिया है और अगले नाटक के लिए मंच भी तैयार कर दिया है, उसने सोचा। लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। मकबरे में प्रवेश करने वाले सभी लोग पहले ही लौट चुके हैं, लेकिन वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? अनास्तासिया ने सोचा। उसके मन में चिंता की एक झलक थी। जैसे ही वह सोच रही थी, टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग में एक सफ़ेद रोशनी चमकी जहां वे खड़े थे, और एक परिचित आभा ने जगह को भर दिया। अध्याय 990 हल्फास। अज़रोथ ने अस्थायी पुनरुत्थान कौशल का उपयोग करके प्रकाश ड्रैगन को पुनर्जीवित किया। आमतौर पर इस कौशल का पुनरुद्धार प्रभाव 24 घंटे तक रहता है, लेकिन पुनर्जीवित व्यक्ति अपनी शक्ति का बहुत अधिक उपयोग करने पर पुनरुद्धार समय बहुत कम हो जाता है। प्रकाश ड्रैगन एक मध्य स्तरीय रैंक 6 कोर इवॉल्वर था, और क्योंकि इसने अपनी शक्ति का बहुत अधिक उपयोग किया था, ये जादू की तोपों और हमला संरचनाओं के हमले को रोकने के बाद गायब होने वाला था। अज़रोथ ने ड्रैगन द्वीपों के नाम पर दानव साम्राज्य को भड़काने के लिए प्रकाश ड्रैगन को निर्देश दिया था। इसलिए जब प्रकाश ड्रैगन को लगा कि यह जल्द ही गायब हो जाएगा, तो उसने संकोच नहीं किया और जितना संभव हो सके उतना नुकसान पहुंचाने के लिए आत्मविनाश करने का फैसला किया। क्योंकि यह गायब होने वाला था, इसलिए इसके आत्मविनाश पर निकलने वाली ऊर्जा वास्तव में रैंक 6 कोर इवॉल्वर के आत्मविनाश की तुलना में बहुत कम थी। रैंक 6 कोर इवॉल्वर बनने के लिए किसी को अपने मूल में एक दुनिया बनानी होगी। दूसरे शब्दों में, रैंक 6 कोर इवॉल्वर के शरीर के अंदर एक पूरी दुनिया होती है। अगर मध्य स्तर रैंक 6 ड्रैगन ने अपनी पूरी ताकत से आत्मविनाश किया होता, तो उसने न केवल गेहेना साम्राज्य की राजधानी को बल्कि उसके आसपास के लाखों किलोमीटर को भी तबाह कर दिया होता। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब लाइट ड्रैगन ड्रैगन द्वीपों की ओर से कार्य करता है तो कुछ भी गलत न हो, ये दावा करते हुए कि एल्ड्राकर ने बैफोमेट को मार दिया था, एजरोथ ने एल्ड्राकर और बैफोमेट पर अपने सोल स्लैश कौशल का उपयोग करने से पहले उन्हें शून्य में फेंकने से पहले बैफोमेट का उसके सोल लैम्प से कनेक्शन काट दिया था। क्योंकि एजरोथ ने सोल लैम्प और बैफोमेट के बीच का कनेक्शन तोड़ दिया था, सोल लैम्प बिखर गया, जिससे राक्षसों के उप कमांडर को गलत धारणा मिली कि बैफोमेट मर चुका है। प्रकाश ड्रैगन द्वारा छोड़े गए ऊर्जा तूफान के शांत होने के बाद लोग बिना कुछ कहे अपनी जगह पर खड़े हो गए। एक बार समृद्ध दानव राजधानी अब खंडहर में बदल गई थी। हर जगह राक्षसों की लाशें पड़ी थीं। राजधानी की अधिकांश इमारतें नष्ट हो गई थीं और जमीन खून से सनी हुई थी। शीर्ष रैंक 5 दानव जिसने प्रकाश ड्रैगन से बात की थी, वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और खाली भाव से आकाश की ओर देख रहा था। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था और खून उसके शरीर से लगातार बह रहा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की और चुपचाप वहीं बैठा रहा। हालांकि उसने प्रकाश ड्रैगन द्वारा छोड़े गए ऊर्जा तूफान को रोकने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह राजधानी के विनाश को रोकने में असमर्थ था। राजधानी की सुरक्षा के कमांडर के रूप में यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। NOWELL-BE-IN.C अचानक एक मध्यम स्तर के रैंक 6 कोर इवॉल्वर की आभा ने एक बार फिर पूरी राजधानी को घेर लिया। शीर्ष रैंक 5 दानव ने सोचा कि दुष्ट प्रकाश ड्रैगन किसी तरह से वापस जीवित हो गया है, इसलिए वह जल्दी से खड़ा हो गया और ड्रैगन को रोकने और दानव साम्राज्य को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि राजधानी को घेरने वाली आभा अलग थी, और जब उसने ऊपर देखा तो उसने काले बालों और ठंडी आंखों वाले एक सुंदर आदमी को गुस्से से भरे भाव से विनाश का निरीक्षण करते हुए देखा। उस आदमी को देखते ही शीर्ष रैंक 5 दानव ने तुरंत उसे पहचान लिया और उसके मुंह से राहत की सांस निकली। आकाश में वह आदमी हल्फास था, जो गेहेना साम्राज्य में एकमात्र मध्य स्तर रैंक 6 दानव था। विनाश के इर्द गिर्द थोड़ी देर देखने के बाद हल्फास ने शीर्ष रैंक 5 दानव को देखा, जो खून से लथपथ था, और ठंडी आवाज में बोला, घायलों की देखभाल करो और दूसरे शहरों से बैकअप के लिए बुलाओ। सरल आदेश देने के बाद हल्फास ने दानव की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और आकाश से गायब हो गया। हल्फास के आने से शीर्ष रैंक 5 दानव ने अपनी कुछ आत्मा वापस पाली और तुरंत कार्रवाई की। उसने दानव राजधानी के नज़दीकी शहरों से संपर्क किया और उन सभी राक्षसों को इकट्ठा करते हुए बैकअप के लिए कहा जो अभी भी राजधानी को व्यवस्थित करने के लिए काम कर सकते थे। शीर्ष रैंक 5 राक्षस को आदेश देने के बाद हेल्पास राक्षस राजधानी से कुछ हजार किलोमीटर दूर पहुंच गया। उसके चेहरे पर ठंडी नज़र गायब हो गई थी। उसकी जगह चिंता की नज़र आ रही थी, क्योंकि वह एक गहरे गड्ढे में पड़े एक अंगहीन जले हुए राक्षस को देख रहा था।
राक्षस की सांसें बहुत उथली थीं, जैसे कि वह किसी भी क्षण मर जाएगा। राउम शुरुआती स्तर रैंक 6 राक्षस की हालत देखकर हेल्पास को पता था कि समय पर इलाज के बिना वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हेल्पास और राउम सैकड़ों सालों से दोस्त थे, इसलिए उसे मौत के कगार पर देखकर हेल्पास की आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे और उसने अपने दांत पीस लिए। ड्रैगन द्वीप, उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा और उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। हालांकि वह समय पर राक्षस राजधानी में नहीं पहुंचा था, लेकिन उसे पता था कि क्या हुआ था। उसने जादुई तोप के हमले से लेकर लाइट ड्रैगन के आत्मा विनाश तक सब कुछ देखा था, इसलिए वह जानता था कि ड्रैगन एल्ड्राकर के आदेश के तहत राजधानी को नष्ट करने का लक्ष्य रखता है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, हेल्फास ने कहा और शांत होने के लिए गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि यह जल्दबाजी में काम करने का समय नहीं था। उसने राउम को देखा, जो मर रहा था, और अपनी स्टोरेज रिंग से एक उच्च श्रेणी की रैंक 5 हीलिंग गोली निकाली। हीलिंग गोली को देखकर हेल्फास को अपने दिल में गहरी पीड़ा महसूस हुई, क्योंकि रैंक 5 हीलिंग गोलियां प्राप्त करना आसान नहीं था और उसके पास केवल 3 हीलिंग गोलियां थीं। इसे भूल जाओ, मैं भविष्य में और भी हीलिंग गोलियां प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन वर्तमान दानव साम्राज्य के लिए रैंक 6 कोर रिवॉल्वर अधिक महत्वपूर्ण है, हेल्फास ने कहा और गोली राउम के मुंह में ठूंस दी। जैसे ही गोली राउम के मुंह में गई, एक चमकदार हरी रोशनी ने उसे ढक लिया और उसका जला हुआ शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। हालांकि उसके खोए हुए अंग फिर से नहीं बने, लेकिन खून बहना बंद हो गया और उसकी कमजोर सांसें स्थिर हो गईं। उसी समय उसकी घटती हुई आभा बढ़ने लगी और जल्द ही उसका जीवन खतरे में नहीं रहा। एक बार जब हॉलफास ने पुष्टि की कि राउम का जीवन खतरे से बाहर है, तो उसका तनावग्रस्त चेहरा शांत हो गया और उसने नष्ट हो चुकी राजधानी की दिशा में वापस देखा। ड्रैगन द्वीप, उसने एक बार फिर बड़बड़ाया और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। हालांकि उसने तुरंत कोई निर्णय लेने की जल्दी नहीं की, क्योंकि कुछ भी तय करने से पहले उसे बैफोमेट की स्थिति की पुष्टि करनी थी।